नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। राष्ट्र धर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करीब एक महीने तक चले महाराष्ट्र, झारखंड और कई राज्यों में उपचुनाव का घमासान आज खत्म हो गया। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर, झारखंड चुनाव के दूसरे फेज की 38 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव खत्म हो गया। वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम न्यूज चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को बढ़त का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। 5 एग्जिट पोल्स ने महाराष्ट्र में महायुति को 150 से 195 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया है। झारखंड की बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है, यानी यहां हेमंत सोरेन सरकार की विदाई की भविष्यवाणी कर दी गई है। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में हरियाणा के एग्जिट पोल्स पूरी तरह गलत साबित हुए थे, इसलिए अंतिम नतीजों तक यही मानना चाहिए। लेकिन हवा का रुख समझने के लिए इन मुद्दों पर भी चर्चा करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मैट्रिक्स ने अपना जो एग्जिट पोल जारी किया है उसके जो अनुमान है उसके अनुसार एनडीए को 7 सीटें में बढ़त मिल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कुल 2 सीटों पर आगे बताई जा रही है। यूपी के नतीजों पर सबकी नजर है, क्योंकि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मुकाबला माना जा रहा है। 9 सीटों पर जंग किस कदर तेज है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में वोटिंग हो रही थी, उससे ज्यादा चर्चा यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की रही। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वोटिंग के दौरान एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए गए। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करते रहे, और अब ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 9 सीटों पर जनता ने किस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह जो ये चुनाव है, मेरा पूरा उम्मीद है कि झारखंड की जनता और महाराष्ट्र की जनता डबल इंजन की सरकार को चुनेगी। और ये आज झारखंड जैसे राज्य जहां बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का वर्चस्व सरकार के कारण हुआ, इसीलिए मेरा पूरा उम्मीद है कि हम दोनों जगह डबल इंजन की सरकार। कैसा रहा अपना चुनाव? बिल्कुल अच्छा है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बढ़त है और 51 प्लस सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। और सर कुछ शिकायतें भी देखने को मिली आज अगर बात करें। अब शिकायतें उन क्षेत्रों में मिली है जहां वो लोग जीते हुए हैं, जहां उनके बड़े लीडर लड़ रहे हैं, तो उनको ये पता चल चुका है हम चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की हरकत ये लोगों ने ओछी हरकत करना प्रारंभ किया। इसलिए आपने देखा कि मधोपुर में उनके एक कर्मचारियों की गिरफ्तारी होती है, कर्मचारी की, यानी वो किस हद तक वो गिर चुके हैं, इससे स्पष्ट है। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम दावा कर रही है कि उनकी सरकार रिपीट होगी। अब रिपीट वही तो कर रहे हैं ना, रिपीट करने के लिए बेचारे इतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। कितनी सीटों का सर बीजेपी? हमने तो कहा कि बीजेपी 51 प्लस सीटें एनडीए गठबंधन को आएगी। और नंबर आते हैं तो सीएम आप होंगे? हमने बार बार कहा यार सीएम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके कभी भी दौड़ में नहीं रहते हैं। 23 तारीख को रिजल्ट आएगी, विधायक दल बैठेगी और इसके बाद नेता चुन करके आप सब लोगों को बुला करके बता दी जाएगी। देखिए, ये एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि कहाँ कुछ हुआ कुछ, और इस तरह से हर चुनाव में किसी पर्टिकुलर किसी गठबंधन की तरफ जो रुझान दिखाया जाता है, ये टीवी चैनल में आजकल इस तरह की चीजें आ रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो जनता चुपचाप अपना वोट करती है और ये सब आंकड़ों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या लगता है झारखंड की जनता ने बहुमत?
बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है। जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। और खास तौर पर शहरी इलाकों में विशेष रूप से अभी जो 38 सीटों पर चुनाव हुआ इस दूसरे चरण में, उसमें आपने देखा कि बोकारो और धनबाद में कितना कम वोटिंग हुआ। तो शहरी वोटर आमतौर पर माना जाता है कि इसमें भाजपा का आधिपत्य ज्यादा रहता है शहरी इलाकों में, तो वहां पर वोटिंग बहुत कम हुई है। उनके वोटर तो निकले ही नहीं हैं, और जो निकले हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के वोटर हैं। और ये बिल्कुल एक बरगलाने जैसा ये जो भी आपका एग्जिट पोल है, क्योंकि देखिए तमाम जितने नेशनल चैनल्स हैं या दूसरे चैनल्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि उनका रुझान किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ रहता है जो केंद्र में सत्ता पे रहती है। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है, और पिछले दिनों जिस तरह की बातें सामने आई है उससे एग्जिट पोल का कोई प्रभाव नहीं रह गया है। अब लोग ये मानते हैं कि एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं प्रभाव में दिखाई देते हैं, और जो एग्जिट पोल है वो उसका एक जो बेस होता है वो शायद सही नहीं तरीके से नहीं एग्जिट पोल होता है, और इस वजह से इस तरह की बातें जो सामने आती है, और इसलिए हम लोग एग्जिट पोल पे कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर है। एग्जैक्ट पोल कुछ और है, एग्जिट पोल कुछ और है। हमें एग्जैक्ट पोल में विश्वास, हमें जनता जनार्दन पर विश्वास है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, सर्वोपरि होती है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में आज वोटिंग हुई और जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं वो बताते हैं कि एनडीए को बढ़त है। झारखंड में तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में जो बहुत सारी एजेंसियों ने सर्वे किए हैं उसमें एक रूपता नहीं है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बहुत सारे इलाके हैं जहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। विदर्भ का इलाका है जहां कांग्रेस का जादू चला है। लोकसभा चुनाव के दौरान विदर्भ में कांग्रेस को भारी बढ़त मिली थी और वो बढ़त इस बार भी मिलती दिखाई दे रही है। 62 सीटें हैं विदर्भ में और कांग्रेस को भारी बढ़त है। इस लिहाज से देखें तो सबसे फायदे में इस बार कांग्रेस होती दिखाई दे रही है, और सरकार जब बनेगी उसमें बहुत सारे समीकरण काम करेंगे। किसी एक समीकरण के दम पे दावा करना बहुत मुश्किल है कि किसकी सरकार बन रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी शिंदे और अजीत पवार को कमजोर कड़ी माना जा रहा है। इस पूरे चुनाव का जो लब्बो लुआब निकला वो अजीत पवार है, लेकिन यही कमजोरी उनके फायदे बदल सकती है अगर वो किंग मेकर बन गए। अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो अजीत पवार ही वो कड़ी हैं जो किसी की भी सरकार बना सकते हैं। इसी तरह शरद पवार का जादू जो है वो चलता दिखाई दिया है। शरद पवार उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, उन्होंने बार बार चुनावी सभाओं में कहा था मेरा आखिरी चुनाव है, और जनता ने भर भर के उनको समर्थन किया है। वोटों में कितना तब्दील हुआ ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव गुट को झटका लगा है। जिस तरह से बढ़ चढ़ के दावे उद्धव गुट लगातार कर रहा था, सहानुभूति लहर की बात कर रहा था, पिछली बार हमारी सरकार गिराई गई, वो इस बार उतना दिखाई दिया नहीं। वोटिंग के जो ट्रेंड्स नजर आए, क्योंकि मुंबई उनका इलाका है और मुंबई में बहुत कम वोटिंग हुई है। मुंबई से आगे बढ़े कोंकण का इलाका, उसके बाद पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र से लेकर विदर्भ तक जो चुनाव के जो समीकरण दिखाई दिए हैं वो बहुत सारी बातें कहते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात आती यूपी। पूरे दिन चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में था, लेकिन सबसे ज्यादा बात यूपी पर हो रही थी। यूपी की 9 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जमकर जंग देखने को मिली। करहल जो अखिलेश यादव की सीट थी वहां 53.9% वोट पड़े। कटेरी में 56.7%, मीरापुर 57%, गाजियाबाद बहुत कम, जहां जो सीट बीजेपी के पास थी केवल 33%, मझुआ 50%, खैर 46%, फूलपुर 43%, कुंदर की 57%, सीसामऊ कानपुर की करीब 49%। और जो मैट्रिक्स ने जो एग्जिट पोल जारी किया है वो कहता है कि एनडीए 7 सीटों पर यानी योगी जी लेके आ रहे हैं। हो भी सकता है क्योंकि जहां सरकार रहती है जिसकी, आमतौर पर सीटें वहां जाती दिखाई देती हैं। झारखंड की बात करें तो वहां पर उतना एक तरह से बदलाव एक बार फिर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली 2 बार में वहां पर देखा गया कि एक बार बीजेपी की सरकार रही और एक बार जेएमएम की लगातार जो 5 साल चली। उससे पहले की जो सरकारें थी वहां किसी को भी 5 साल काम करने का मौका नहीं मिला।
तो लगता है वहां के लोगों ने एक बार फिर सरकार पलट दी है और वहां पर बीजेपी की वापसी हो सकती है। जो पोल्स और पोल्स की बात करें, जो 3-4 पोल्स का मिला जुला जो रूप निकल के आता है एवरेज, उसमें जो है महाराष्ट्र की बात करें तो एनडीए 153 सीटें लाता दिखाई दे रहा है और अघाड़ी 126 सीटें, यानी करीब करीब 25 सीटों का जो अंतर है, इस अंतर को इतना बड़ा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एग्जिट पोल्स में हमने देखा था हरियाणा में जिस तरह के एग्जिट पोल्स पलटे थे और 25 सीटें इतनी ज्यादा नहीं होती कि कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इन 25 सीटों में अजीत पवार के पास कम से कम 15 से 20 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और 15 से 20 सीटें में वो सबसे बड़ा खेल करने की पोजीशन में है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और जिस तरह से आज चुनाव हुए, वोटिंग हुई है और एग्जिट पोल से आए, सब पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित अवधेश शुक्ला, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित अवधेश शुक्ला, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से दिन भर वोटिंग चली, मुंबई में बहुत कम वोटिंग हुई, आपका गढ़ रहा है मुंबई, जहां से बहुत अच्छी सीटें आप लोग लेके आते रहे हैं, बहुत खुश नहीं होंगे आप लोग जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। नवीन जी नमस्कार जी नमस्कार। पहले तो मैं बताऊं कि हमारी पार्टी महाविकास आघाड़ी और शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे गुट, हम पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। हम एग्जिट पोल को नहीं मानते। एग्जिट पोल हरियाणा में भी दिखाया था और हरियाणा में क्या हुआ, और हम यहाँ पे अच्छी खासी सीट लेके आ रहे हैं। मुंबई में हमेशा मतदान कम हुआ है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम पीछे रहेंगे, क्योंकि हमारा गढ़ है मुंबई में हम अच्छी खासी सीट जीत के लेके आ रहे हैं। लेकिन जो पोल्स भी बता रहा है कि कहां पे एनडीए की सरकार बन रही है। बहुत सारे जो एजेंसियों का जो एवरेज है वो भी बताता है कि बीजेपी बढ़त में 153 सीटें मिल रही है उसको। एग्जिट पोल में कुछ भी आप दिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। देश का मूड समझिए ना। झारखंड में भी इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल देश का मूड नहीं हो सकता। एग्जिट पोल किस हिसाब से होता है ये आप लोग को भी मालूम है। चलिए ठीक है, आपकी बात को मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक तरीका है। आखिर जो वोट दिया है वो तो बंद हो चुका है और 23 तारीख खुलेगा, उस दिन पता लग जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो दिखाया जा रहा है उस पर चर्चा तो कर सकते हैं, क्योंकि अब चर्चा करने से कोई वोट बदलेगा नहीं। जो वोट आपको मिल चुका है, ये लोकतंत्र है, यहाँ चर्चा हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र का जो मूड है ना, वो सबको मालूम है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है। यहाँ तोड़ फोड़ की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। और यहाँ पे जो अभी कल का आपने मजरा देखा है, विनोद तावड़े का केस, और न जाने बीजेपी के कितने ऐसे औसिंदे गट के नेता हैं जो कि कैश दे के वोट लेने के फिराक में थे। ठीक है, यहाँ कैश सब नहीं चलने वाला। ठीक है, नहीं चलने वाला। डॉक्टर अविरल मलिक, तमाम जो एग्जिट पोल्स में आप लोग खुश हो रहे हैं, वो सब नहीं चलने वाला बोल रहे हैं। 10 सेकंड कह रहे हैं तावड़े जी का जो मामला है, जो नोट उछाले गए हैं, उसने असर कर दिया है। नवीन जी मुझे 10 सेकंड चाहिए। ठीक है, बोल लीजिए, उसके बाद बोलेंगे अविरल। मेरा यही कहना है कि महाराष्ट्र की जनता स्वाभिमानी जनता है। यहाँ की जनता को इन्होंने ठगा है, और इन्होंने जो ठगा था अजीत पवार को लेके, शिंदे को लेके, ये अब मालूम पड़ गया है कि सूरत और गुवाहाटी की सरकार थी और इनका मुख्यालय गुजरात था। अब गुजरात मुख्यालय बंद हो चुका है। अब महाराष्ट्र के स्वाभिमानी जनता ने महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने का मौका दे दिया है और 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, दे दिया, अच्छी बात है। अविरल जी जवाब दीजिए। जी मेरी आवाज आप? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है जी। नहीं देखिए, जिस प्रकार से विनोद तावड़े जी के विषय पर अब ये कह रहे थे, तो ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद आरोप है और इसमें कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। वो जनता के सामने आ चुका है कल से मामला, और कई ट्वीट के माध्यम से भी आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी के द्वारा विषय को स्पष्ट कर दिया गया। इसलिए बेबुनियाद आरोप का कोई सवाल नहीं है और इसका कोई जवाब भी नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि जहां तक बात है, जिस प्रकार से विनोद तावड़े जी के विषय का इन्होंने जिक्र किया, इससे किसी प्रकार का कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को इन्हें जान लेना चाहिए। इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। ये एकदम झूठी बात है, बेबुनियाद बात है।
और उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन्होंने कटाक्ष करने का प्रयास किया और इन्होंने कहा एग्जिट पोल के विषय पर, अभी ये कह रहे थे, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं और हरियाणा में ये हार गए जबकि एग्जिट पोल इन्हें जिता रहा था। तो स्वयं भी ये कह रहे थे कि हरियाणा में जीतेंगे लेकिन फिर भी हार गए। इसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं जीतेंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हारेंगे जिस प्रकार से हरियाणा में हारे थे। जहां तक विषय है चुनाव के मुद्दों का, चुनाव विकास के आधार पर हुआ है, रूरल डेवलपमेंट के आधार पर हुआ है, अर्बन डेवलपमेंट के आधार पर हुआ है, क्राइम रेट डिक्रीज होने के आधार पर हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर हुआ है। उसके साथ साथ झारखंड का जहां तक विषय है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर निश्चित रूप से जनता ने वोट डाला है। अनेकों मुद्दे जो सामने आए, चाहे धीरज साहू का मामला हो जिसका स्पष्टीकरण आज तक नहीं दे पाए, चाहे अडानी और अंबानी का विषय हो जिसका स्पष्टीकरण नहीं प्रदान कर पाए, जबकि अडानी के मामले में इन्हें स्पष्टीकरण दे देना चाहिए था। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अडानी के साथ तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अलायंस करने का काम किया, एमओयू साइन अडानी के साथ करने का काम किया। रही बात नारे की, जो चल रहा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे जो हमें। ठीक है अविरल जी, अब क्योंकि चुनाव तो खत्म हो चुके हैं तो बहुत भाषण वाली बातों का मतलब नहीं। अब हम लोग वही बातें करें जो इसमें तथ्य है। कोई हमारे साथ डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, उनको सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। हरिनाथ जी, जिस तरह से दिन भर चुनाव हुए, हंगामा हुआ, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा, मुंबई में कम वोटिंग हुई, विदर्भा में आपको अच्छे वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, विदर्भ में बहुत अच्छा कांग्रेस करती दिखाई दे रही है, करीब 60-62 सीटें वहां से आती हैं। लोकसभा भी आपने अच्छा किया था, लेकिन एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि सरकार नहीं बन पा रही है, क्या करिएगा? देखिए नवीन जी नमस्कार, देर से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों से क्षमा जी। ऐसा है, अभी अविरल मलिक जी रटी रटाई बातें, जैसे इनके उच्च नेतृत्व के लोग झूठ बोलते हैं, बड़ा झूठ बोलते हैं भाई। इन लोगों के झूठ को जरा सा लाल नहीं लगता, ना शर्म लगता है। बताइए, धीरज साहू की बात कर रहे हैं, धीरज साहू ने अपना सब विचार दे दिया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को दे दिया। आज तक उस पर कोई इनकम टैक्स ने कुछ नहीं कहा कि उन्होंने अपना रिपोर्ट सही दिया, रिकॉर्ड सही दिया। आखिर तुमको गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और आज इसी के नाम पर अभी तक वोट मांग रहे हैं आप लोग। आप ये नहीं विचार दे पा रहे। चर्चा के मामला है विनोद चावड़े जी का। आपकी जो चुनाव आयोग है, सब पुलिस है, पुलिस ने 10 लाख रुपए का रिकॉर्ड विक्टिम दे रही है कि कहीं ईडी के हाथ में चला जाए। चलिए चुनाव बाद पता चलेगा। अच्छा, लेकिन उपाध्याय जी, आखिरी दौर में अगर मान लीजिए आपने वो एक पकड़ भी लिया तावड़े जी का जो है, लेकिन जनता उससे बदलती थोड़ी अपना वोट है। उतने आखिरी दौर में 12-14 घंटे बाकी थे, उसमें तो उन्होंने अपना मन बना लिया था वोट डालने का। देखिए नवीन जी, जनता ने जिस दिन इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार चुराई थी अडानी के टैक्स से, उसी समय जनता ने वहां मूड बना लिया था कि ये लोकतंत्र हत्यारी विरोधी सरकार है, चुरा कर जो है जनता के मत को सरकार बनाती है। और लोकसभा चुनाव में वहां की जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद भी दिया और हम लोग 30 सीट, लगभग 31 सीट वहां पर चुनाव में जीते। और अभी 3 महीने 4 महीने पहले की बात है, जनता अभी तक मूड बनाई है, बल्कि और नाराजगी बढ़ रही है। जिस तरह से वहां पर अडानी जी हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र से जितने भी प्रोजेक्ट हैं गुजरात और अन्य राज्यों में जा रहे हैं, महाराष्ट्र से नौकरियां चली गई लाखों, महाराष्ट्र से लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट चले गए, तो और जो नाराजगी इनके प्रति बनी वहां पर जनता। और उसमें आग में घी का काम किया। वो जो कल विनोद चावड़े जी और शिंदे के नेता पकड़े गए 2 करोड़ रुपया लेकर होटल में। भाई देखिए, इन लोगों को पहले तो वोटर लिस्ट में हेरफेर करते हैं, प्रशासनिक स्तर पर हेरफेर करते हैं, उसके बाद बचता है तो पैसा से वोट खरीदते हैं। बताइए, पता चला 10-10 हजार रुपए में एक वोट की कीमत पर इन लोग खरीदा है। बताइए जनता क्या इनको सोचेगी 10,000 रुपया कहाँ से आया, किसका कैश आया? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में लगे हुए लोग। और जनता निश्चित रूप से जो है वहां पर इंडिया गठबंधन सरकार, महागठबंधन की बनाएगी, एमडीए सरकार बनाएगी और महाराष्ट्र का मान, स्वाभिमान, वहां का धन, सब कुछ महाराष्ट्र में रहकर धारावी प्रोजेक्ट का विकास भी वहां के रहने वाले लोगों के हित में लेकर फैसला करने का काम करेगी वहां की जनता। और निश्चित रूप से जहां तक आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जिट पोल कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। अविरल जी ने खुद ही कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रही थी। आपका महाराष्ट्र और झारखंड में एग्जिट पोल भी विपक्ष में है आपके, हमारी सरकार बना रही है, कुछ जो है आपकी सरकार बना रही है, लेकिन वास्तविक 23 तारीख को
इंडिया गठबंधन की दोनों जगह सरकार बनेगी। ठीक है। वहां की जगह की जनता को उत्साह जितना रहा इंडिया गठबंधन के प्रति, उससे देखकर यही लगता है। ठीक है। संदीप चौधरी साहब, आज दिन भर जिस तरह से वोटिंग हुई महाराष्ट्र की, झारखंड की, आपने नजर डाला होगा, हो जाएगा। कौन से मुद्दे आपको हावी होते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं वो कांटे की टक्कर, कुछ एग्जिट पोल्स जो है वो एनडीए को बढ़त दिखाते हैं ज्यादातर जो है, कुछ एक एग्जिट पोल से एक दो वो ये भी कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी भी आ सकती सरकार में, यानी करीब 25-30 सीटों का अंतर है दोनों गठबंधनों के बीच पे चुनाव नतीजों पर। और अजीत पवार को सब जानते हैं, जहां जिसकी सरकार बन रही होगी वहीं जाएंगे। तो महाराष्ट्र के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं होगा, तो क्या कहेंगे आप? संदीप चौधरी जी, आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। देखिए, अगर आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। हाँ जी, आ रही आवाज, बोलिए। देखिए, महाराष्ट्र के बारे में ये सीन है, अगर महाराष्ट्र में जो पार्टियां टूटी हैं, जैसे शिवसेना टूटी है, जैसे एनसीपी टूटी है, अगर उसका वोटर उद्धव ठाकरे के साथ था या ठाकरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ था, मातोश्री के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो वोटर वापसी करेगा। ऐसे में शिंदे को बड़ा झटका लग सकता है। ठीक इसी तरीके से एनसीपी की बात है। एनसीपी में जो उनका वोटर है वो मुझे लगता है शरद पवार जी के साथ जाना चाहेगा, क्योंकि उनका निशान किसी को भी दे दिया जाए या सरदार किसी को भी बना दिया जाए। देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टी है, मैं आपको नवीन जी बताऊं, क्षेत्रीय पार्टी किसी निशान से या किसी पार्टी के नाम से नहीं जुड़ी है, वो कुछ नेताओं से, उनके परिवारों से जुड़ी हुई है। जैसे मुलायम सिंह जी की पार्टी है समाजवादी पार्टी, चाहे उनके भाई शिवपाल सिंह अलग पार्टी बना ले, चुनाव लड़ ले, लेकिन जनता उनके साथ नहीं जाती। आपने ये हासिल होते हुए देखा होगा। इसी तरीके से रामविलास पासवान के परिवार की बात कर लीजिए और दूसरे परिवारों की बात कर लीजिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शरद पवार का चुनाव भारी रह सकता है अजीत पवार पर, और शिंदे पर उद्धव ठाकरे भारी रह सकते हैं। और ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके के रुझान और नतीजे निकल करके आते हैं। चुनाव को हल्के में नहीं ले सकते, चुनाव पूरी तरीके से टक्कर में है। रही बात झारखंड की, तो देखिए, झारखंड में आदिवासी ज्यादा है और वो अपना ही चेहरा बनाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी ने रघुबर दास गुप्ता को वहां का सीएम बनाया था। ऐसे में कहीं ना कहीं आदिवासियों के डर में रहता है कि व्यापारी वर्ग का आदमी फिर से आकर के तुम्हारे सिर पर बैठ जाएगा। और जो चीजें पहले से होती आई थी कि भाई एक वक्त ऐसा था कि एक व्यापारी वर्ग के लोग होते थे, वो किसान मजदूर को बंधक बना करके रखते थे, उनकी जमीनें भी उनका ब्याज नहीं उतरता था उन पर पूरी जिंदगी। तो कहीं ना कहीं कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की भारी पड़ सकती है, लेकिन चुनाव को हल्के में नहीं ले सकते। रही बात जो आंकड़े आते हैं, जो टीवी चैनल्स दिखाते हैं, देखिए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, बीजेपी की बन गई थी। उससे पहले लोकसभा में आपने देखा 400 पार कर रहे थे और बहुमत नहीं मिला मोदी जी को। तो ये चीजें चलती रहती है, अपने अपने विश्लेषण, इसके लिए हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। अवरेल मलिक जी, आपने सुना होगा संदीप चौधरी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा फायदे में बीजेपी और महायुति दिखाई दे नहीं रही है। ऐसे में क्या लगता है, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको महाराष्ट्र में जो है बढ़त मिलती दिखाई दे रही है? देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी। उसके साथ साथ हमने स्पष्ट नारा दिया था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिटी की बात करता है, जिस बात को हम नारे के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात कह रहे थे। यही एज इट इज, ये संविधान पढ़ लें, आर्टिकल 51A यूनिटी की बात करता है, जो कि मोदी जी अपने। लेकिन अविरल जी, योगी जी ने जब कहा था, अपना नारा दिया था, उसको लेकर बड़ा विवाद था। उसको लेकर जो है आपके जो गठबंधन के साथी थे वही उसका विरोध करते रहे कि जो बटेंगे तो कटेंगे। तो उसका भी कहीं ना कहीं कहा महाराष्ट्र में चलता नहीं सब चीजें। नवीन जी आरा शुक्ला जी, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, इनकी बात पूरी हो जाए जी।
नहीं देखिए, यूनिटी की बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है। हम तो संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं और हम संविधान की बात कर रहे हैं। हम संविधान प्रेमी, कानून प्रेमी और राष्ट्रभक्त लोग हैं। अगर हम राष्ट्र के हित में बात कर रहे हैं, गरीब के हित में बात कर रहे हैं, तो उसमें आखिर क्या समस्या हो सकती है। और हम कह रहे हैं कि सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, सभी राष्ट्रवादियों से, सभी राष्ट्रभक्तों से, सभी मलिक जी, आप कह रहे हैं अच्छी बात है, सब कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके गठबंधन के जो साथी थे वो पसंद नहीं कर रहे थे। आपकी पार्टी में अशोक चौहान जी थे, आपकी पार्टी में जो है पंकजा मुंडे थी, उन्होंने विरोध किया था। इसका असर दिखा है आज वोटिंग में, मैं वो कह रहा हूँ। जी देखिए, उस समय वो नहीं समझ पाए होंगे, उसके बाद वो नारे को जब देखा होगा, अध्ययन किया होगा उस संबंध में, तो वो समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तक नहीं समझा। देखिए नवीन जी, नहीं सुन लीजिए, ये तो आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है यूनिटी की बात। क्या लोगों को भाईचारा के तहत नहीं रहना चाहिए? क्या एकजुटता पूर्वक नहीं रहना चाहिए? क्या एकजुट नहीं होना चाहिए? क्या राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं होनी चाहिए? क्या देशभक्ति की भावना नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जवाब आ गया शुक्ला जी, आप लोगों की तरफ भी तो वोट जिहाद हुआ था। नवीन जी एक मिनट। ठीक है, संदीप जी बोलिए। नवीन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि भाई एक रहे, सेफ रहे और सब मिलके चले, बटेंगे तो कटेंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान को ये एक नहीं मानते हैं? क्या हम बटे हुए हैं? और कैसे बटे हुए हैं? अगर अलग अलग पार्टियां बनी है, भारतीय जनता, पहले तो कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी के रहते हुए फिर दूसरी पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब वो वोट बैंक को बांटने के लिए पड़ी। जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ 6 अप्रैल 1980 को, तो उससे पहले कितनी पार्टियां थी? इसका मतलब वोट बैंक तो बटा हुआ था। अगर आप वोट बैंक को एक करना चाहते हैं, एक ही झंडे के नीचे आना था, तो दूसरी पार्टियों की जरूरत ही नहीं थी। और आप किसकी बात करते हैं? वसुंधरा जी क्या आपके साथ है? संजय भाई जोशी को जानते हैं क्या? अविरल संजय भाई जोशी कहाँ है? क्या वो आज मोदी जी के साथ है? प्रवीण तोगड़िया का नाम आपने सुना होगा, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। कौन से झंडे के तले के दिन उनको गले लगा रहे हैं और बतोगे तो कटोगे। अपना घर संभाल नहीं रहे। क्या पति पत्नी को अलग होना चाहिए? पहले हम अपना घर तो जोड़ लें, अपने भाइयों को तो अपने साथ जोड़ लें। आपने किस दिन देखा उनके भाइयों को उनके गले में हाथ डाले हुए? उनको तो पहले हम अपना घर जोड़ेंगे, पति पत्नी जोड़ेंगे, भाइयों को जोड़ेंगे, परिवार को जोड़ेंगे, तब हम देश जोड़ने की बात करें। संदीप चौधरी देखिए, थोड़ा सा निजी मामले जा रहे हैं वहां पर मैं साफ कर दूं। संदीप चौधरी जी बात आते हैं तो हम बिल में घुस जाते हैं। तो ये डायलॉग बाजी से देखिए, ये सच्चाई है, ये फिल्मी दुनिया नहीं है। फिल्मी दुनिया संदीप चौधरी जी, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। गुंडे माफियाओं के विरुद्ध खड़ी रहने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद, परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी के संबंध में भी बहुत सी बातें की जाती है परिवारवाद के ऊपर। आज मैं इन्हें जवाब भी दे देता हूं, जहां तक विषय परिवारवाद का, जिसकी हम हमेशा चर्चा करते थे, करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और परिवारवाद के आधार पर तय नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व परिवारवाद के आधार पर तय होता है। टीएमसी का शीर्ष नेतृत्व परिवारवाद के आधार पर तय होता है। आ रहा हूं इस पे संदीप जी, जहां तक आप जो बात कर रहे थे, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बता पा रहे, लेकिन चूंकि सुन लीजिए, आपको बहुत कुछ जानने की, समझने की जरूरत है। खाली यहाँ बैठ करके गाल बजाई करने से कुछ नहीं होता। तुम्हें परिवारवाद की बात करते हो, जैसा किस पोस्ट पे किसने बैठाया उसको? अगर उसका बाप गृहमंत्री नहीं होता तो क्या वो उस पोस्ट पर बैठ सकता था? की बातें करते हो। सच्चाई को समझो। मुझे लगता है जितना ज्यादा परिवारवाद बीजेपी के अंदर है, राजीव शुक्ला पूर्व केंद्रीय मंत्री, अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, जम्मू कश्मीर से लेकर स्टेट में आपको परिवारवाद से, मैं नहीं कह रहा हूँ, राजीव शुक्ला कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। ठीक है, इस पे आएंगे, चर्चा करेंगे। आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और बाकी राज्यों के उपचुनाव हुए हैं, उनमें क्या कुछ हुआ। और जो एग्जिट पोल्स शाम को निकल के आए वो महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए यानी बीजेपी के अगुवाई वाली सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो हमारी जानकारी है, कांटे की टक्कर चल रही है। वहाँ 25-30 सीटों को जो फासला दिखाई दे रहा है वो कभी भी कहीं पर भी पूरा हो सकता है। इसलिए चुनाव पूरा खुला हुआ है और 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर भारी हंगामा हुआ। इतना हंगामा हुआ कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव भी कहीं ना कहीं उसके आगे दब गया। एक एक सीट पर इतने बवाल हुए, कहीं बुर्के को लेकर, कहीं वोट नहीं डालने को देने को लेकर अखिलेश जी हर समय लगातार, और प्रशासन पूरा लगा रहा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार फिर चलते हैं उनके पास। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। डॉक्टर अविरल मलिक है, प्रवक्ता बीजेपी के। संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। पंडित अवधेश शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के। संदीप चौधरी साहब, जो बात आपने कही जो है बीजेपी के लिए कि जो बार बार बांटने और काटने की बात कर रहे हैं, कहाँ देश बटा हुआ है, तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बता पा रहे हैं आपको। लेकिन बीजेपी जब इस संदर्भ में बात करती है तो वो कहती है कि जब हमें बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जातिवाद के नाम पर जो राजनीति करती हैं उसकी काट के लिए हमको एकजुट करना पड़ रहा है। तो जातिवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। जातीय आरक्षण की बात लगातार इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, शुक्ला जी हंस रहे हैं उसको लेकर जो है। और ये तमाम मुद्दे महाराष्ट्र में कितना चले ये मैं जानना चाहता हूं। शुक्ला जी, देखिए चुनाव बीत चुका है, ठीक है, अब थोड़ा तथ्य की बात कर लीजिए। भाषण बहुत हो चुके हैं, भाषणों से आगे निकलिए, अब किसी को वोट नहीं देना है। आप थोड़ा बताइए, कहाँ बता दीजिए कितना असर किया ध्रुवीकरण के नारों ने, कितना असर किया है। अभिनव मलिक जी को जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने विकास पे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा क्या? इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव लड़ा क्या? अगर विकास पे लड़ते ना तो यहाँ से कंपनियां गुजरात क्यों गई? और इन्होंने जो विकास किया नहीं है तो इन्होंने ध्रुवीकरण करने के लिए बटेगे कटे जैसे नारे लेके आए। इनके पास विकास का मुद्दा ही नहीं है देश में, न तो झारखंड में है, न महाराष्ट्र में है, और न तो उत्तर प्रदेश में है। आज ये हालत कर दिए है कि जहां भी ये चुनाव लड़ते हैं इनके पास सिर्फ जातिवाद समीकरण के सिवा और एक समुदाय को टारगेट करना इनका लक्ष्य है बीजेपी का। बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन वोट जिहाद का दाना तो लगवाया गया ना। मौलाना साहब आए, नोमानी जी आए, उन्होंने पूरा अपील की, ये भी तो है। नवीन जी, कोई भी कहीं भी आके वोट मांग सकता है। हाँ, हमारे भी कई साधु संत हैं, वो जाके बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं देश में। तो क्या हम लोग उनको मना करते हैं क्या? ये लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी वोट लोकतंत्र तो एक ही समुदाय का वोट जो है मांगा जा रहा है और एक ही पार्टी के लिए। तो ये तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी भी तो कर रही है वही चीज। वही कर रहे हैं, बीजेपी बता नहीं पा रहे, लेकिन उसको करना पड़ रहा मजबूरी में। वही कहते हैं। अरे मजबूरी नहीं, इन्होंने नवीन जी, इन्होंने विकास अगर किया होता तो विकास में चुनाव लड़ते ना। हम तो विकास में लड़ने के लिए तैयार थे। हम तो हमेशा महाराष्ट्र को रोल मॉडल करके हमने विकास किया था। इस जो हमारी 2.5 साल की सरकार चली थी उसमें हमने विकास किया था, हमने अपने आप को साबित किया है और उसी पे हम गए हैं चुनाव में। और यहाँ की जो तोड़फोड़ की राजनीति किए थे, 50 खोखा दे के विधायकों को, वो साबित हुआ ना चुनाव में। इनके ही सहयोगी दलों के पास से पैसे अगर पकड़े गए तो पैसा आया कहाँ? ये तो साबित हो गया कि अदानी जी ने कंटेनर भर के इनको पैसा दिया है। ठीक है, देखिए अब आप अडानी जी ने पैसा दिया है और वो भी तो बिटकॉइन का आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बिटकॉइन कहां से आए? बिटकॉइन बम फोड़ दिया। अरे हम तो देने के लिए तैयार हैं, हम तो मानहानि केस भी कर दिए हैं। सुप्रिया सुले जी की आवाज गूंज रही है कि बिटकॉइन जल्दी कैश करा के दो, मुझे चुनाव में खर्च करना है। 150 करोड़ रुपए का 4-5 बिटकॉइन आता है। नवीन जी, सुप्रिया ताई का आवाज, उसको फौरन जवाब होने, जांच होने दीजिए। उन्होंने तो मानहानि केस भी कर दिया है। और बीजेपी अगर यही 18 महीना पुराना केस को एक दिन पहले, वो भी कल रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा।
अरे भाई कोई भी झूठ को सच बनाने में ये लोग मशीनरी इनका हावी है इनके पास। आज पूरा दिन खाली सुप्रियाताई चला गया और विनोद तावड़े को एकदम क्लीन चिट दे दिए। अरे विनोद तावड़े को तो हाथों हाथ रंगे हाथ पकड़ा गया है, चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। आपसे अपील भी की थी, राहुल गांधी जी का जो ट्वीट था उसके जवाब में तावड़े साहब ने स्पष्ट कहा था आए और दिखा दे कौन सा सीसीटीवी फुटेज है, होटल में निमंत्रित किया था। अरे राहुल जी नहीं जा रहे। अरे भाई ये बताइए चुनाव आयोग का गाइडलाइन तोड़े कि नहीं विनोद तावड़े? वहाँ क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पैसा बांट रहे थे कि क्या कर रहे थे? आप बताइए ना। 200 कार्यकर्ता को लेके कौन सी मीटिंग की जाती है? नहीं था, उन्हें बुलाया गया था, वहाँ बैठक में गए थे, कार्यकर्ता मौजूद थे। क्यों? अरे ये चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, ये 24 घंटे चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कोई भी नेता नहीं रह सकता बाहर का विधानसभा में। आपको मलिक जी मालूम है कि नहीं? नहीं, मुझे मालूम है उसके। और राष्ट्रीय महासचिव, आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको भी ज्ञान होना चाहिए। तो चाय पीने गए थे, बोल रहे चाय के लिए बुला लिया था, मैं रास्ते से गुजर रहा था, चाय के लिए बुला लिया था। भाई ये लोग चाय पी के तो देश बेच दिए, अब इनके पास चाय पीने के लिए 5 करोड़ रुपया आ रहा है। चाय पीने के लिए 5 करोड़ रुपया इनके ही बड़े नेता ने फोन करके बोला है। कैसे बन गया? समस्या तो यही है, यही जी सोचिए इनकी चाय कितनी महंगी है। बन सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री तो यही परिवार तय करेंगे। कुछ परिवार नवीन जी हमें एक ही चीज करना है कि महाराष्ट्र की जनता के साथ में जो छलावा और ठगा गया है वो महाराष्ट्र की जनता 23 तारीख को इनको बता देगी। तय करेगा किसे बनना है, ये करना है। 23 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, वो तो किसकी सरकार बनने वाली है। वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 23 को तो अब तो वोट बंद हो चुके हैं। तय कर लिया, जनता ने बना लिया। बिल्कुल। अजीत दादा पवार के नेतृत्व वाली अभिनव मलिक जी को ये ध्यान होना चाहिए कि एक बड़ा नेता इनका चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है और नोटों के साथ में उसमें इन्होंने सुनवाई नहीं दे रहे हैं, शिवसेना को उनको डिफेंड कर रहे हैं और विकास को आगे बढ़ाना है। विकास की गंगा महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर चहुमुखी विकास गंगा बह रही है। विकास हुआ है, 1-2 विकास बताइए ना महाराष्ट्र में। 50 खोखा दिए हैं सिर्फ। नहीं, मैं बता देता हूँ ये 50 खोखा क्या है। ये 50 खोखा, अरे 50 खोखा कल आपको दिखा ना, कल दिखा कि नहीं दिखा? ये 50 खोखा है क्या? अभिनव मलिक जी आपको अच्छी तरह मालूम है विनोद तावड़े जी ने 5 करोड़ रुपए लेके बैठे थे वहाँ पे। कोई अब डायरी भी गायब हो चुकी है। पैसे की बात है, ये सारे आरोप बेबुनियाद है। तावड़े जी ने स्पष्टीकरण दे दिया। अरे और 5 करोड़ आया कहाँ से? ये तो रिकवर भी नहीं हुआ इतना कैश। अभिनव मलिक जी एफआईआर हुआ, उनसे पूछताछ हुई क्या? एफआईआर में नाम है विनोद तावड़े का, पूछताछ हुआ क्या? कैसी बात? पूछताछ तो होगी ना, कल एफआईआर हुई है शुक्ला जी। अभी अब तो समय दीजिए ना उनको, समय दीजिए जांच करने का, पूरा जांच होगी तभी। नवीन जी यही दुर्भाग्य है देश का। आज एक साधारण आदमी होता ना, एफआईआर होने के बाद ना उसको तुरंत पुलिस अरेस्ट करके लेके आती। यही है लोकतंत्र का हत्या। आज एक साधारण आदमी पे एफआईआर होने के बाद आप टाइम दे सकते हो क्या? लोकतंत्र की हत्या जब संविधान को ताक पर रखे हुए 1975 से संविधान की बात तो आप न करो तो अच्छा है अभिनव जी। संविधान की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही है। सरकार ने लगाया था इंदिरा जी के नेतृत्व में, आपातकाल को लगा के प्रेस की बिजली काट दी थी। प्रोफेसर अपने तरीके से नियुक्त किए थे। आपको अभिनव जी सब मालूम है, आप एक ऐसे बधे हुए प्रवक्ता बन चुके हो कि आप बता नहीं सकते। आपको मालूम है क्योंकि और कोर्ट ने उस पर आपको सुनाया है, एक मुख्यमंत्री झारखंड के आपने जेल भेज दिया। इससे अधिक संविधान उपाध्याय जी आराम से बोलिए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा उपाध्याय जी। झूठ बोल रहे हैं अभिनव, झूठे आप दिन भर बोलते हैं भैया, कुछ तो सच बोल लिया करिए। आधार पर बता रहा हूँ, हमने गरीबों के लिए कार्य किया है, सबके साथ सबके विकास का कार्य किया है। ठीक है चलिए उपाध्याय जी, बड़ा रोचक सवाल है। देखिए आज जो भी वोटिंग हुई है, कांग्रेस को विदर्भ में अच्छा वोट मिला है, शरद पवार साहब को भी बड़ा अच्छा सिंपैथी मिली है। ठीक है, अजीत पवार जी कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। अब शरद पवार जी चूंकि मान लिए गए हैं, वोटर ने उनको मान लिया, असली एनसीपी वही है जो रुझानों में दिख भी रहा है, तो अजीत पवार जी को बुला लेंगे नहीं आप लोग अपने साथ?
देखिए नवीन जी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की मेहनत लाई है। जिस तरह से महाराष्ट्र की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा में उनको अपार प्रेम और समर्थन मिला और देश के सबसे लोकप्रिय जननायक नेता के रूप में उभरे, उसमें महाराष्ट्र का काफी योगदान रहा है। उसके बाद देखिए लोकसभा में 31 सीट हमारा गठबंधन जीत गया, कांग्रेस 17 सीट पर लड़ी थी, 14 सीट जीत गई। स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहा और हमारे सभी इंडिया गठबंधन के लोगों का अच्छा रहा प्रदर्शन। दूसरी बात की आज जो कह रहे हैं, जिस तरह से राहुल जी ने जातिगत जनगणना की बात कही, भागीदारी की बात की, जातिगत जनगणना पर आप कहेंगे कि जात में बांट रहे हैं। जात में बांट नहीं रहे हैं, जातिगत भागीदारी की बात वो कह रहे हैं। जब तक हम भागीदारी नहीं देंगे सभी जाति धर्म के लोगों को, तब तक हमारा लोकतंत्र कहाँ मजबूत होगा भाई। कुछ लोगों का ये विचार होगा, कुछ लोगों का मोनोपोली चलेगा, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे जो है बड़ी बड़ी नौकरियां हो। अब देखिए उद्योग में ही आज किस तरह से एक व्यक्ति की मोनोपोली चल रही है और सभी और जो जगत के लोग हैं उनको किनारे किया जा रहा है सरकार में, और वह व्यक्ति किस तरह से सरकार बनाने बिगाड़ने में शामिल है। ये देखिए आज तक के इतिहास में कारपोरेट सरकार बनाने बिगाड़ने में भागीदारी नहीं होती थी। कौन सी उनकी रुचि है वहां पर भैया। महाराष्ट्र में मुंबई में धारावी ले लिया, और क्या लेना चाहते हैं? पूरे मुंबई को खरीद लेना चाहते हैं। पूरे महाराष्ट्र से कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अडानी के साथ मिलकर। महाराष्ट्र का पूरे जीडीपी में लगभग 15-16% हमेशा जीडीपी में योगदान रहा है। नवीन जी, आज स्थिति वहाँ की कमजोर हो गई है। महाराष्ट्र में मैं बताता हूँ कितनी कमजोर कितनी मजबूत है जी। वहाँ के बेरोजगार दुखी है कि सब रोजगार है, तो पूरे देश में ही रोजगार की समस्या है। ठीक है उपाध्याय जी, बोल सुन लीजिए, उनको कुछ कह रहे हैं। उपाध्याय जी सुन लीजिए। अरे हमको तो बोल रहे हैं, हमारा है ना। एक मिनट के लिए कुछ कहना चाहते, सुन लीजिए। बोलिए मलिक साहब, बोलिए। देखिए आज ये बहुत अच्छी डिबेट रही है और मैं सौभाग्यशाली इस वजह से उनको कहूंगा क्योंकि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते यहाँ मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद हैं, तो ये विषय भी क्लियर हो जाएगा। मैं जानना चाहूंगा दोनों ही प्रवक्ताओं से, इन्हें बताना चाहिए इनका गठबंधन हुआ, एलायंस हुआ तो किस आधार पर हुआ, किस विचारधारा के आधार पर हुआ। क्योंकि आदरणीय संजय राउत जी और आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सर्वे सर्वा हैं, उनके द्वारा वीर सावरकर जी को अपना आदर्श प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक कहा जाता है। तो दूसरी ओर राहुल बाबा वीर सावरकर जी के खिलाफ बयान टिप्पणियां करते हैं। तो गठबंधन हुआ तो कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ, बेमेल गठबंधन कैसे हुआ, ये जानना चाहूंगा। मैं जवाब देना चाहता हूँ। नवीन जी मुझे अभिनव जी से ये बताइए कि जो चोरों की सरकार की गठबंधन हुई है किस आधार पे हुआ है? ये जो भ्रष्टाचारी और खरीद फरोख्त करके शिंदे को ले हैं, इनको बताना चाहिए कि किस आधार पे आपने चोरों के साथ में गठबंधन किया है। हमने तो गठबंधन किया है महाराष्ट्र के भलाई के लिए, महाराष्ट्र के भलाई के लिए इन चोरों सरकार को हटाना जरूरी है। तो महाराष्ट्र के भलाई के लिए शुक्ला जी आदर्श वीर सावरकर जी थे और रहेंगे। वही केजरीवाल वाला बयान, सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि मोदी को हटाना, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। गरीबी से नहीं लड़ना, करनी में फर्क है। आप जी वीर सावरकर को मानते हैं तो कब देंगे भारत रत्न? आप बताइए ना। नहीं करना, मुद्दों की राजनीति नहीं करना, विषयों पर चर्चा नहीं करना, गरीब महिला युवा बेरोजगार। अभिनव जी के पास जवाब नहीं है कि चोरों की सरकार बनाने के लिए 3 बजे रात जाके शपथ ले लिए। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पार्टी सबको बराबर मानते हैं। देखिए समर्थन मिल रहा है, सरकार बना ली उन्होंने, लेकिन अजीत पवार जी ने बनवाई ना। अजीत पवार जी अब कहाँ जाएंगे? अरे कितने बजे शपथ लिए थे? जब सूर्य उदय नहीं हुए थे तब लिए थे। आप सोचिए कि इनकी क्या मंशा है, महाराष्ट्र को बेचने में इनकी कितनी भागीदारी है।
अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा झारखंड में। सूर्योदय की चिंता मत करिए। आपका कमल छट चुका है, आपका कमल छट चुका है, आपका कमल मुरझा चुका ठीक है, और ठीक है 25 शुक्ला जी, साल तक अब कमल नहीं खिलेगा। ठीक है, सब बातें आएंगे। संदीप चौधरी जी, संदीप, ठीक है, अविरल जी आपकी बात आ गई। संदीप चौधरी जी, नवीन जी आ रहा हूं उपाध्याय जी, आ रहा हूं आपके पास। संदीप चौधरी साहब, विश्लेषण करके थोड़ा बताइए जरा, जिस तरह से जो मुद्दे चल रहे हैं, जो तमाम बातें हो रही हैं, वोट जिहाद का मुद्दा चला, उसके बाद जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, उसके बाद कटेंगे मरेंगे के नारा, कटेंगे जो इसका नारा चला, ये तमाम मुद्दों में कौन सा नारा आपको लगता है कि जो महाराष्ट्र के जो चुनाव में आपको लगता है आगे रहा होगा? दूसरा सवाल अजीत पवार जी सीटें भले कम लेके आ रहे हैं, लेकिन जो अंतर है दोनों गठबंधनों के बीच में, वहां पर अजीत पवार खड़े हैं। जिधर जाएंगे सरकार उसकी बन जाएगी। आपको लगता है कि दोबारा वापसी होगी उनकी, शरद पवार जी को अच्छा वोट मिला इस बार? देखिए नवीन जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं अविरल जी की बात से शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उसने किस आधार पर इंडिया अलायंस में वो गई है या किस आधार पर, क्योंकि उनको तो एक तरीके से हिंदू के वो हित में और हिंदू रक्षक के रूप में जाना जाता था। देखिए राजनीति में हमेशा एक ही स्टैंड रहेगा ऐसा नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया था और उनको वो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है, या शहीद साहब की जो बेटी थी रूबिया, आपको याद होगा उसका जब अपहरण हुआ था, तो उस टाइम पे शहीद साहब देश के गृह मंत्री थे। ये कहा गया था आतंकवादियों से मिलकर के इसको छोड़ा गया, और बीजेपी हमेशा महबूबा पर अटैकिंग रही है। लेकिन जब वक्त आया तो उसके साथ गठबंधन कर लिया। जब नीतीश कुमार को ये कहा गया कि इसके तो डीएनए में प्रॉब्लम है और पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी तरीके से चौटाला साहब के बारे में कहा जाता था, जहां चौटाला वहां घोटाला, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो दुष्यंत चौटाला के कंधे पर रख करके सरकार चलाई गई। तो राजनीति में तो वक्त वक्त पर स्टैंड बदला जाता है। उसी शिवसेना की उंगली पकड़कर महाराष्ट्र में बीजेपी ने चलना शुरू किया, लेकिन बाद में उनका गला काट दिया। ये वहां की जनता ने देखा है। तो राजनीति में हमेशा एक तरीके से नहीं होती। बात आई आज की समीकरण की। अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति को, समीकरण को समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगी। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर छोटे दलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, इसी तरीके से मुझे लगता है शिंदे हो चाहे अजीत पवार हो, तो इनको एक एक सीट के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा, एक एक सीट निकालनी मुश्किल हो जाएगी। और जो क्षेत्रीय दल है, मुझे लगता है एनसीपी में शरद पवार और उद्धव ठाकरे शिवसेना से मजबूत बनकर उभर सकते हैं, अगर लोगों की सिंपैथी उनके साथ जाती है। अदरवाइज कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां आपको दिखाई देंगी। देखिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस की भी सीटें बढ़ी हैं और बीजेपी की भी सीटें बढ़ी हैं। इस तरीके के रुझान हमें महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। संदीप चौधरी साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर आपकी बात मान लें, कांग्रेस बड़ी पार्टी जो एग्जिट पोल बता रहा है वो बढ़ के उभर रही है विरोध में, तो फिर इसके हिसाब से तो जो तय हुआ है कि जिस पार्टी जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी का, जिस पार्टी की ज्यादा सीटें उसी का सीएम बनने वाला है, तो उद्धव जी तो नुकसान में रहने वाले हैं। तो उद्धव जी क्यों रहेंगे फिर बिना सीएम के वहां पर? वो फिर लौटेंगे बीजेपी में। नवीन जी बिल्कुल इन चीजों से मना नहीं कर सकते। आपने देखा नीतीश कुमार कितनी बीजेपी के साथ कितनी बार सरकार बना चुके हैं और कितनी बार लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार बना चुके हैं। तो राजनीति में आप ये मानकर मत चलिए कि किसी की वापसी नहीं हो सकती। यहाँ पर कभी भी अपने फायदे के लिए समीकरण बनते हैं, रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं। राजनीति में आप ये मत मानिए जो आज किसी को गाली दे रहा है। आपको याद होगा अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिहार के अंदर जाकर के कहा था कि नीतीश बाबू आपके लिए अब बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और इसी तरीके से उन्होंने हैदराबाद में जाकर के कहा था कि चंद्रबाबू नायडू अब आपके लिए कभी भी मतलब वापसी के कोई दरवाजे नहीं है। लेकिन देखिए जब सरकार बनाने का टाइम आया तो उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ी। तो राजनीति में कभी किसी के लिए न दरवाजे बंद होते हैं, न कोई इनके संबंध टूटते हैं। इसी से जुड़ा सवाल शुक्ला जी आपके साथ है। बस सरकार बननी चाहिए। जो संदीप चौधरी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी बनके उभर रही है, और ये मान लीजिए कांग्रेस बड़ी पार्टी बनके उभर रही है और शिवसेना जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनको सीएम पद मिलना मुश्किल है। ठीक है, आप ये मान चलिए कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो ये तय कर रखा है जिसकी ज्यादा सीटें सीएम पद उसी का मिलेगा। तो उद्धव जी को तो नुकसान होने वाला तगड़ा।
तो क्या नवीन जी सुन तो लीजिए, पूरा नवीन सवाल जी, सुन लीजिए, पूरा जवाब सुनेंगे आप। हाँ बता रहा हूँ, आपका सवाल सुन लिया, समझ उसके बाद कोई रास्ता है बीजेपी के साथ वापसी? अगर सीएम बनाती तो वापस आ जाएंगे उद्धव जी? बिल्कुल नहीं, हम बीजेपी के साथ में बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो हमारे उद्धव जी के मतलब ऊपर टिप्पणी किए हैं, नकली संतान तक बोले हैं, तो उद्धव साहब कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन तो नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है तब तक साहब कभी गठबंधन नहीं करेंगे। और महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री को लेकर कोई भी झगड़ा नहीं है। हमारा महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री कोई भी बने, और महाराष्ट्र की जनता ये मान के चलिए नवीन जी, हमें कम सीट नहीं दे रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, हमें ज्यादा से ज्यादा सीट दे रही है। हम महाविकास अघाड़ी में पहले नंबर पे रहेंगे, ये हमारा अनुमान है, हम लोग भी फील्ड पे काम करते हैं। लेकिन शुक्ला जी, जो एग्जिट पोल्स जो आज आए हैं और जो हमारी फील्ड जो टीम भी है वो बता रही है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। अरे एग्जिट पोल के लोग तो हम लोग से मिले ही नहीं है, हमारे कई क्षेत्र में हम लोग गए, वहां एग्जिट पोल वाले आए ही नहीं। ये कहाँ एग्जिट पोल करते हैं बंद कमरे में बैठ के? एग्जिट पोल का क्या हम क्यों माने? एग्जिट पोल ये निराधार है, केवल शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए। चलो ठीक, उपाध्याय जी देख लेना, उपाध्याय जी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, शिवसेना कौन सी बड़ी पार्टी बन के उभरेगी? देखिए, इंडिया वहां पर जो एमबीए है उसमें हम तीनों लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बताएंगे नहीं आप? सरकार बनाना। शुक्ला जी कह रहे हमारी पार्टी बड़ी पार्टी बन के उभर रही है, और निश्चित रूप से ठीक है, कोई पार्टी बने छोटा बने उसका वो नहीं, हम तीनों लोग एक है। नवीन जी, तीन पार्टियां लड़ रही है, एक तो बड़ी होगी ना। सीएम तो उसी का होगा ना जो बड़ी होगी। हमारे सीएम को लेकर कुछ विवाद ही नहीं है, सीएम को लेकर तो इनके पास विवाद है। ये तो नाना पटोले साहब पहले बोल चुके हैं, जिसकी पार्टी बड़ी बन के उभरेगी सीएम उसका होगा। आप देख लेना, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है और उनका सीएम भी बनेंगे। और हमारे यहाँ अभी आपने देखा था 2.5 साल की जो सरकार थी, उसमें उद्धव साहब ने कितना अच्छा काम किया था महाराष्ट्र के लिए कोरोना काल में, और जनता उनको फिर से चाहती है। ये मान के चलिए कि महाराष्ट्र का विकास उद्धव जी के साथ। ठीक है संदीप चौधरी जी, जिस तरह से यूपी में बहुत आज धमा चौकड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अखिलेश यादव आमतौर पर उपचुनाव में इतना जूझते नहीं है, आज तो लगातार ट्वीट ये वो हर समय जो है समाजवादी पार्टी जूझती रही। क्या लगता है आपको, जब एग्जिट पोल बता रहे हैं कि उनको कल 2 सीटें मिल रही हैं, 7 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, यानी बीजेपी को? देखिए मैं आपको बताऊं, ठीक है समाजवादी पार्टी भी सीटें निकालेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आपने कहावत सुनी होगी, बाई हुक बाई कुक। इस बार योगी जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपको वो याद होगा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से पिछड़ने के बाद उनको दिल्ली बुलाया गया था और उनकी अच्छे से क्लास ली गई थी। अगर अब की बार उपचुनाव में वो मुंह की खा जाते हैं तो मुझे लगता है ये जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की ये खतरे में आ जाएगी, और योगी जी इसको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। इसीलिए आपने देखा पुलिस वाले किस तरीके से हथियार लेकर के खुलेआम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और कोई भी हो किसी के लिए वोट डालने जाता है सबसे पहले अपने जान माल अपने परिवार की सुरक्षा देखता है। तो इन चीजों का इफेक्ट चुनाव में जरूर पड़ेगा। हालांकि कुछ अधिकारी लोग सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन वो कितने दिन के लिए सस्पेंशन रहते हैं, क्या चीजें रहती हैं, ये आने वाले वक्त में देखने को मिलता है। अविरल मलिक साहब, यूपी की बात करें तो बीरापुर से लेकर मिर्जापुर तक लगातार हंगामा होता रहा। कुंदरकी से लेकर जो लगातार जिन सीटों पर जो है खूब हंगामा हुआ, एक एक सीट पर जूझे, प्रशासन पे आरोप लगे कि जो है सरकार खुश करने के लिए जो है वोटों को रोक रहे हैं, वो लोग वोट देने, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को रोका जा रहा है, आईडी चेक हो रही है, तमाम बहाने बना के वोट डालने दे नहीं रहे उनको। नवीन जी, जहाँ तक विषय है उत्तर प्रदेश का और जहाँ तक विषय है उपचुनाव का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 9 में 9 सीटों पर जीतेगी, 100% सीटों पर जीतेगी, मजबूती के साथ जीतेगी। करहल की भी मैं बात कर रहा हूँ, करहल में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होना बिल्कुल तय है, निश्चित है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि जनता परिवारवाद को पसंद नहीं करेगी। और जिस प्रकार से संदीप जी पूर्व में परिवारवाद पे ही चर्चा कर रहे थे और जय शाह जी की बात कर रहे थे, तो संदीप चौधरी जी आप राजीव शुक्ला जी के स्टेटमेंट को देख लीजिए। वो उनका मानना है कि जय शाह जी जिस पद पे हैं वो उनकी मेहनत और काबिलियत के बल पर है,
किसी परिवारवाद के बल पर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला जी का स्टेटमेंट है। आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए। और जहाँ तक विषय उपचुनाव का, उपचुनाव में विकास का मुद्दा रहा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से माफियाओं को समाप्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है, वो एक बड़ा और प्रमुख मुद्दा रहा। उत्तर प्रदेश आज महंगाई मुक्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश आज बेरोजगारी मुक्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश आज भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश आज रोजगार मुक्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का क्राइम नहीं है। मलिक साहब, सवाल मेरा ये था कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन का बेजा इस्तेमाल किया गया। उस पर आपको बोलना चाहिए। आप तो जो है चुनावी भाषण देने लग जाते हैं, उस पर आरोप पे जवाब दीजिए ना, अखिलेश जी के आरोपों पर। जी नहीं, देखिए मैं मुद्दे स्पष्ट कर रहा था किन मुद्दों पर चुनाव हुआ और किस प्रकार से जनता ने वोटिंग की। लेकिन नवीन जी, मैं जवाब दूं? बोलिए मलिक साहब, बोलिए। एक मिनट आप सुन लीजिए। देखिए नवीन जी ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, तो इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जहाँ तक विषय अखिलेश चालू कर दे रहे हैं, तो अब ये कारण ढूंढेंगे हार के। ईवीएम के ऊपर ये आरोप लगाएंगे, पुलिस प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगाएंगे, और आज पूरे दिन रहे कि कारण क्या ढूंढा जाए। अखिलेश जी आज पूरे दिन इसी में ही व्यस्त थे कि कौन सा कारण ढूंढा जाए और किस चीज के ऊपर इसको चिपका दिया जाए अपनी हार को। वही केवल और केवल ये कारण ढूंढने का कार्य कर रहे हैं, बाकी से अधिक कुछ नहीं है। और ये ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन का बीजेपी से नाता नहीं है, पहले इन्हें जान लेना चाहिए। जुडिशियरी का इन्हें अपमान नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इन्हें अपमान नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र एजेंसियों का इन्हें। ठीक है, सब बातें आ गई आपकी, सारी आ गई, अपने आधार पर कार्य करता, सारी आ गई। उपाध्याय जी, ये जो कह रहे हैं अखिलेश जी हार रहे हैं, इसलिए जो है वो पूरे दिन हंगामा मचाते रहे पूरे दिन यूपी में आज। नहीं नवीन जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रशासन ने नंगा नाच किया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, जैसा कि हमारे भाई संदीप जी कह ही रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुर्सी बहुत प्यारी है। नहीं तो ऊपर से इनको अल्टीमेटम मिला है कि अगर चुनाव में हार हुई तो आपकी कुर्सी चली जाएगी और 27 का चुनाव दूसरे के नेतृत्व में होगा। तो एकदम लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हो गए हैं। आप देखिए जिस तरह से महिलाओं को भगाया जा रहा है, क्योंकि अंदर की सूचना बहुत है। आपको लग रहा है आप बीजेपी में हो, क्योंकि अंदर की बड़ी सूचना रख रहे हो और झूठ के आधार पर कुछ भी आप बयानबाजी कर रहे हो। आप मलिक जी काहे बीच में बोल दे रहे हैं भाई? हम आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं। आप चुनावी भाषण दे दिए, अब हो गया ना, अब 27 में चुनाव भाषण दीजिएगा। तो नवीन जी, जिस तरह से महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से देखिए एक न्यूज 24 की टीम जा जाकर वोट डलवा रही थी और वहां के डीएम ने भी उस बात को उनकी सहानुभूति की और अधिकारी उनके साथ भी गलत व्यवहार कर रहे थे और निगेटिव व्यवहार कर रहे थे। आप खुद देख रहे हैं टीवी पर, पत्रकार साथियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इन्होंने पूरा नंगा नाच किया है प्रशासन का, फिर भी जनता जो है उसके अंदर और गुस्सा है और उन्होंने दूसरी पाली में जितना भी मौका मिलता है अपने गुस्से का इजहार करते हैं। ठीक है, तो वोटिंग तो हो चुकी है और जितने भी वोट जनता के सब बंद हो चुके हैं ईवीएम के अंदर। नतीजों का इंतजार है, चुनावी भाषणों सब कुछ होने वाला नहीं है, फैसले का दिन आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राजधर में जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।